नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इडोटेक में 2.0। तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे जो टेस्ट सीरीज हमने पिछले क्वेश्चन में 25 तक हमने कवर की थी। अब हम लोग 26 से शुरुआत करेंगे। आयुष बाबा की टेस्ट है। प्लान मैं अपना पूरा बता दूं फिर से कि भैया देखो, यहाँ पर मैं 50 टेस्ट सीरीज़ करवाने वाला हूँ जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी यूट्यूब पे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एक वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप पूरा मेरे साथ 50 सेट दे लेते हैं ना, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम प्री निकल लेगा। ठीक है, क्योंकि देखो टेस्ट एक ऐसी कला है ना, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज सुने हैं जो टॉपर्स होते हैं, उनकी कोर जो होती है वो टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट को बहुत एनालाइज करते हैं कि कितने नंबर आए डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो टेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रा एनालाइज करते हैं। क्या करेंगे हम लोग? आयुष बाबा के लगभग 10 प्लस टेस्ट करेंगे, दूसरा इनसाइट के लगभग 10 प्लस टेस्ट करेंगे, और तीसरा हम लोग विजन के टेस्ट करेंगे, और एक चौथी टेस्ट सीरीज और रखेंगे, वो है केएसजी की। तो लगभग 4 टेस्ट सीरीज हम लोग कवर कर लेंगे। 3 ये महारथी हैं, केएसजी भी बहुत अच्छी है पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल में अभी से मैंने कंटेंट डालना शुरू कर दिया और टेस्ट सीरीज ये चलती रहेगी। ठीक है, तो यदि आप अपनी स्टडी को बूस्ट करना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और अपनी स्टडी को एक अलग लेवल पर कर लो। देखो यहाँ पर वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे यार, आयुष बाबा हो गए, इनसाइड हो गया, विज़न हो गया, केएसजी हो गया। यार ये ऐसी टेस्ट सीरीज बनाते हैं ना जो बंदे को हिला देंगे। आपने जितना पढ़ा है, लक्ष्मीकांत पढ़े हो, अब हिस्ट्री पढ़े हो, ज्योग्राफी पढ़े हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब यहाँ क्वेश्चन आप करोगे ना तो हवा टाइट हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन से आपको रूबरू भी होना है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 बोला है कि विधानसभा के अध्यक्ष के पास एक विधायक के इस्तीफे को स्वीकार कर नहीं सकते। हाँ, ये एकदम सही है, स्वीकार वो कर सकता है, पर बोल रहा है कि आप उसको चुनाव लड़ने से रोक सकता है? बिल्कुल नहीं, चुनाव लड़ सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का नया क्या बोलते हैं कि रिजल्ट आया है कि हाँ भाई आप चुनाव लड़ सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 क्या है? गलत है। ऑप्शन ए आंसर है। यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसका पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, 27 बोल रहा है कि कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के संबंध में कथन बताइए। तो पानी के पीने के पानी में उनकी उपस्थिति इंगित होती है यानी होते हैं, और रोग जनित यानी रोग क्या कर सकते हैं? पैदा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि वे जल के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं। एकदम सही है यार। देखो भाई, जो पानी में रोग होते हैं ना, इसीलिए कोलीफॉर्मन बैक्टीरिया याद रखना, ये पानी और मिट्टी दोनों में ही पाया जाता है, दोनों में ये जीवित रह सकता है। इसलिए ऑप्शन दोनों ही क्या है? सही। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? एक्यूरेट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि यदि आपको क्वेश्चन आता है तो पहले आप क्वेश्चन देख सकते हैं, उसको टिक भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक है, अब देखो ये है, निम्न से यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर में कौन सा नहीं? देखो केवलदा राष्ट्रीय उद्यान है, मुझे पता है, आपको भी पता होगा। राष्ट्रीय पश्चिमी घाट एकदम है, तो ऑप्शन 1 और 2 को हटा दो। मानस वन्यजीव अभयारण्य 1987 और से ही बहुत ज़्यादा चर्चित में रहा है। ठीक है, और बहुत पहले भी ये बन चुका है। बस नामदा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये नहीं आता है विश्व धरोहर में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा? एक्यूरेट आंसर होगा। तो काजीरंगा 1985 में, क्योदा 1985 में, मानस 1985 में, और सुंदरवन डेल्टा 1987 में, और पश्चिमी घाट 2012 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। ठीक है, तो ऐसे आपको थोड़ा सा चीज़ें याद रखना है। IUCN के बारे में भी थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, UNCC के बारे में, UCCN के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संबंध में। देखो हेग कन्वेंशन ICC के संस्थापक और शाही दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। दूसरा देखो, मुझे एक पॉइंट पता है बस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में कि ये रोम सा विधि के अनुसार काम करता है। किसके हिसाब से? रोम सा विधि। अब आपने पता नहीं पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, मगर यदि आप विकिपीडिया थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पता चल जाएगा कि जो रोम है, रोम के हिसाब से ICC काम करता है। तो ऑप्शन 1 जो है, और इसका जो न्यायालय है वो नीदरलैंड में, ये भी एकदम सही है। हेग कन्वेंशन ICC के संस्थापक शाही दस्तावेज के रूप में कार्य करता है, तो ये उसके हिसाब से नहीं, ये रोम के हिसाब से काम करता है। इसलिए ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? एक्यूरेट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना। ऑप्शन बी क्या होगा? एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, यहाँ पर आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं यहाँ पे बारे में, इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन है कि बुलंद
बंदर बुशहर, जुबा, जुबा तो इम्पोर्टेंट है, जुबा तो तुम जानते हो, जुबा दक्षिण सूडान में पाया जाता है, ठीक है, एक तरह की जनजाति है, नहीं जनजाति नहीं है, ये बंदरगाह है वहाँ का, सॉरी बंदरगाह है, ठीक है, जनजाति नहीं, ओके। बंदर अब्बास क्या है, ये इराक में है, तो तीनों में से आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, बंदर बुशहर जो है ये इराक में है। रीज़न क्या है, अभी इराक और जो सीरिया और टर्की थोड़ा इससे विवाद चल रहा था, नहीं टर्की और सीरिया का चल रहा था, वहाँ पर भाई जैसे बात इराक भी उससे जुड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट ऑफ व्यू तो आएगा ही। बंदरगाह इंपॉर्टेंट, इसलिए मैप जो ऑक्सफोर्ड का मैप है उसको आप अपने पास जरूर रखें और क्वेश्चन को देखते रहें। तो ऑप्शन बी क्या होगा, एक्यूरेट होगा। बाकी जो बंदर बुशहर है वो इराक में है और बंदर अब्बास जो है वो ईरान में है, ठीक है, ओके। निम्न कौन सा देश खाड़ी सीमा नहीं बनाता, तो खाड़ी साथ सीमा कौन नहीं बनाएगा भाई, जाहिर सी बात सोचो जरा, यमन, बहरीन, कुवैत या फिर इराक। तो इराक तो बना रहा होगा, बहरीन भी बनाएगा, कुवैत भी बनाएगा, पर यमन नहीं बनाएगा यार, क्योंकि यमन क्या है, यमन यार नीचे है ना। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है हाँ यमन, यमन नीचे है थोड़ा सा, ठीक है, जो गल्फ वाला एरिया है ना ये वाला, तो यहाँ पर यमन पड़ता है, और पर्शियन की खाड़ी ये है हमारे ऊपर, तो इसलिए आप वैसे थोड़ा सा कनेक्ट करके थोड़ा मैप को देख लीजिएगा। एडवांस इंफ्रारेड एग्रीमेंट शब्द किससे संबंधित है, कार्डोजन प्रोटोकॉल से, किगाली संशोधन से, वुफान स्पिरिट से, या फिर न्यूयॉर्क घोषणा। तो कार्डोजन, देखो सभी घोषणा तुम पढ़ लेना, कार्डोजन भी पढ़ो, किगाली संशोधन भी पढ़ो, वुहान स्पिरिट भी पढ़ो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ो जितना पढ़ पाओ, ठीक है। विकिपीडिया पे इन चारे बोर्ड को कार्डोजन प्रोटोकॉल जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये कई बार पेपर में रहा है। और ये CBD क्लाइमेट बायो डिजर्टिफिकेशन, सॉरी ऐसे कुछ है, उसके लिए भी काम करता है, ठीक है। तो कार्डोजन प्रोटोकॉल और बहुत सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं, उनको भी आप थोड़ा सा याद, नगोवा प्रोटोकॉल होता है, तो इस तरह से आप चीज़ों को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है डी वोटर्स क्या है, यह असम में मतदाताओं की एक श्रेणी है जो उचित नागरिक प्रमाणीकरण के लिए अपने कथित अभाव के कारण सरकार द्वारा मताधिकार से वंचित कर दिए गए हैं। यह उन सभी राज्यों में अस्तित्व में है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। तो भैया ऑप्शन एक तो एकदम ही हमको गलत लग रहा है। रीज़न समझो का है कि भैया ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला नहीं है, ठीक है। यदि मान लो ये डी वोटर्स लिस्ट जो है वो एक्चुअली असम के लिए ही आई थी, ठीक है। असम का मुद्दा ज़्यादा था कि असम में बहुत प्रवासी, चाहे वो बांग्लादेश से हो, म्यांमार से हो, बहुत इंटर कर रहे थे, तो वो असम को लेकर के मुद्दा था, इसलिए ऑप्शन एक सही है। सभी देशों के लिए, सभी राज्यों के लिए बिल्कुल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण में संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो EPCA के बारे में, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय अधिकृत है जो राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विभिन्न उपाय करता है। प्रदूषण के स्तर के अनुसार NCR ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू करना अनिवार्य है। तो भैया ऑप्शन सी क्या होंगे, दोनों ही आंसर होंगे जो पर्यावरण प्रदूषण से जुड़े हुए हैं। सही बात है, सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर भी दिया था दिल्ली सरकार को, भैया प्रदूषण पे आप कंट्रोल करो, नहीं करोगे तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। और प्रदूषण के स्तर को NCR ग्रेड में आपको ग्रैप के अंदर ही रखना है, बाहर नहीं निकालना उससे, पर ऐसा वो कर नहीं पाई थी, ठीक है। वैसे अभी तो ये समस्या ख़त्म हो गई लगभग। उत्कर्ष क्या है, उत्कर्ष जो है भैया वो RBI के द्वारा शुरू किया गया एक प्रोग्राम है जो बैंकिंग की प्रणाली को सुधारने का काम करेगा, ठीक है। 2022 ये बैंकिंग से रूल, ऑप्शन नंबर सी क्या है, एक्यूरेट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन बोलता है वन धन विकास कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों के विचार करें। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के माध्यम से लघु वन उपज के विपणन के लिए एक तंत्र के लिए घटक है। इसका उद्देश्य प्रत्येक चरण में प्रौद्योगिकी और IT को जोड़ करके आदिवासी के पारंपरिक ज्ञान और कौशल को इकट्ठा करना और जनजातीय ज्ञान को एक व्यवहार में ला करके उसको गतिशील बनाना। तो मेरे हिसाब यार ऑप्शन बी तो एकदम सही लग रहा है, पर यह न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के माध्यम से लघु, ये थोड़ा सा मुझे डाउटेड लग रहा है,
पर ऑप्शन बी तो एकदम सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी क्या होगा, दोनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, एक्यूरेट आंसर होगा कि एमएसपी भी इसको इंक्लूड किया गया, ये अच्छी बात है। देखो वैसे जो जनजाति के लिए दो चीज़ें काम करती हैं, दो संस्थाएं काम करती हैं, एक तो हो गया अपेडा हो गया और एक हो गया ट्राइफेड हो गया, ठीक है। अपेडा क्या करता है एक्चुअली, ये इनके जो हाथ से बनाए गए हस्त हैं, ठीक है, उन चीज़ों को प्रमोट करता है, बाजारों तक ले जाता है। और ट्राइफेड भी यही काम करता है। सॉरी, अपेडा शायद उनकी सब्जी वब्जी या फिर और जो खादान है उनको देखने का काम करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम करता है। और ट्राइफेड जो होता है वो उनके हाथ हस्तकला के से बने जो कपड़े हैं या फिर कोई और भी वस्तु है तो उसको प्रमोट करता है। तो ट्राइफेड दोनों ही करता है। ये 1985 में बनाई गई थी, ये 1987 में बनाई गई थी, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 37 बोलता है कि निम्नलिखित कथनों में विचार करें। संपीड़ित बायो गैस अपनी संरचना और ऊर्जा क्षमता में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध प्राकृतिक गैस के समान है। गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन घटक के तहत वित्तीय पोषित किया गया है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन ए और ऑप्शन दो दोनों ही सही। तो थोड़ा सा ये तो मेरे ऊपर से निकल गया, थोड़ा सा याद आप देख लीजिएगा यदि आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा हो तो, ठीक है। गोवर्धन के बारे में तो मैंने पढ़ा था, क्योंकि गोवर्धन मुझे याद है कि ऑप्शन बी मेथेन गैस से थोड़ा रिलेटेड है, तो ये तो करना बनता है, ठीक है। और उसी से रिलेटेड ऑप्शन नंबर ए भी है, तो आप ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। 38 क्या बोलता है, प्लान बी। तो प्लान बी जो है एक्चुअली ये लगभग 2 साल पहले का ये आर्टिकल आया था कि जो रेलवे किनारे क्या हो, हाथियों की ट्रेन से लड़ करके मौत हो जाती थी। तो इसके लिए प्लान बी लाया गया। बी मतलब क्या होगा, हाथियों को जो बी की आवाज़ है ना, मधुमक्खियों की आवाज़ से उलझन होती है या फिर डर लगता है, कुछ भी बोल रहे, तो जैसे ही वैसी वाइब्रेशन होती है तो हाथी वहाँ से क्या होते हैं, निकल लेते हैं। तो ट्राई किया गया कि हर एक स्टेशन यानी स्टेशन में हर एक खंभे पर ऐसे मतलब वाइब्रेशन वाले लगाए जाएंगे, जिससे हाथी जो है वो ट्रैक से दूर रहे, ठीक है। तो इसलिए प्लान बी लगा, ये काफ़ी पहले न्यूज़ में रहा है। निम्न में से कौन सा ग्लैंड स्लैम सबसे ऊपर होता है, यानी तो भैया सबसे पहले जो होता है ऑस्ट्रेलियन होता है, जो जनवरी में होता है। और इसके बाद होता है हमारे ख्याल से फ्रेंच होता है, क्या होता है भाई, ओके समझो जरा यहाँ पे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया होता है जनवरी में, फिर उसके बाद मई जून में होता है फ्रेंच, मई में होता है फ्रेंच, फिर विलियमटन और फिर यूएस। तो ऐसे आप थोड़ा सा याद रखें, सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आ सकता है। लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे कानूनी सेवा प्राधिकारी अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। यह केवल प्री लिटिगेशन स्तर पर मुद्दे को निपटाया जा सकता है। यार ये ऑप्शन एक तो एकदम सही लग रहा है कि 1987 का तो एकदम सही है, 1987 की बात करता है, ये देखना पड़ेगा ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए ही सही है, ठीक है, क्योंकि वो मुझे मुकदमेबाजी ये केवल प्री लिटिगेशन स्तर पे ही काम कर, ऐसा नहीं भाई। लोक अदालत बहुत समय तक, देखो बहुत हद तक वो डिसीजन भी देती है लोक अदालत, उसके पास ये अधिकार है। और लोक अदालत में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मीडिएटर वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ऑप्शन एक ज़्यादा हद तक सही है, ऑप्शन दो गलत है, क्योंकि वो विवाद को निपटा सकता है, पूरा डिसीजन भी देता है, ठीक है। नहीं तो पता चला सारे केस यदि हाई कोर्ट में पहुंच जाएंगे तो आप हाई कोर्ट वाले, सुप्रीम कोर्ट वाले वैसे भी बहुत परेशान हैं। इतने कोसेस 3 करोड़ के आसपास केस पड़े हैं, ठीक है, 2,98,94,000 केस भी पड़े हैं। और एक आंकड़ा आया है, रिपोर्ट आया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट उसको हल नहीं कर पाए, यदि मान लो एस्टिमेट आया है कितने सालों में हल हो पाएगा, तो 464 सालों में ये सारे केसेस हल हो पाएंगे। सोचिए दुनिया कहाँ होगी, ठीक है। तो थोड़ा एडिशनल जानकारी है। हम्पी क्या है भैया, हम्पी देखो पहली बात तो हम्पी के लोकेशन सर्च जरूर करना। हम्पी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के रिलेशन से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किस नदी के किनारे ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम्पी जो है एक्चुअली कर्नाटक में है। तो ऑप्शन एक ए पहले ही तुम काट सकते हो, क्योंकि जो गोदावरी है वो तो महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन एक पहले ही तुमने कट कर दिया। यह प्रारंभिक मध्यकाल का एक तीर्थ स्थल था जिसे पंप क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो ये यार मुझे नहीं पता, मगर ऑप्शन ए क्या है एकदम गलत है, ठीक है।
तो ऑप्शन बी क्या है, एक्यूरेट है। हाँ, पंप क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, कर्नाटक से होकर नहीं बहती है गोदावरी, पहले बताया कर्नाटक से होकर, इसलिए मैप को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैप डेली 5 मिनट 10 मिनट आप मैप को जरूर देखा करो उसको, तभी काम बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना के संबंध में बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना क्या है, यह विदेश मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा। इसका उद्देश्य भारत के विस्तारित पड़ोस के साथ संस्कृति आदान प्रदान को बढ़ावा देना। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो सकता है ऑप्शन बी। दोनों ही गलत है भाई, दोनों ही नहीं है। तो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत तो नहीं काम करेगी। रीजन क्या है भैया, अंतर्राष्ट्रीय मैटर पे है, इंटरनेशनल मैटर पे, तो वो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत कैसे काम करेगा। ठीक है, उसके अनुसार थोड़ी काम करेगा। तो ऑप्शन 1 तो गलत था, मगर ऑप्शन 2 भी क्या है, गलत है। इसका उद्देश्य, तो ऑप्शन इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर, अच्छा रहेगा। लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा लागू किया जाता है। एमएसएमई इसके अंडर में काम करती है, और एमएसएमई की क्षमता को बढ़ाने, उसके उत्पादन की, देखो एमएसएमई से याद आया मुझे, एमएसएमई में हमारे लगभग अभी एमएसएमई को बढ़ाने का प्रयास किया गया। एमएसएमई में लगभग हमारे 56% जो पॉपुलेशन का 56% एमएसएमई में सीधे इंक्लूड है। इसलिए एमएसएमई हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एमएसएमई के बारे में ज़रूर आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, नेट पर जाकर सर्च करके, कब ये गठन हुआ था, कैसे काम करता है, इसके बारे में ज़रूर आप एमएसएमई के बारे में सर्च जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है ऑपरेशन प्यास। तो प्यास का ये पूरे भारत में भूजल के आर्सेनिक और भूजल मतलब भूमि के अंदर का जल आर्सेनिक और क्लोराइड की विषाणुपन को खत्म करने के लिए प्रारंभ किया गया। इसे जल शक्ति मंत्रालय ने प्रारंभ किया। तो ऑपरेशन प्यास क्या कहते हैं भाई, जल शक्ति मंत्रालय ने, क्या है दोनों ही गलत है। ठीक है, देखते हैं क्या सही है। तो पीने के पानी के लिए काम करता है, पर रेलवे ने, हाँ ठीक, इसे रेलवे ने शुरू किया था। आरपीएफ, ये हर बार मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है इसे रेलवे ने शुरू किया था। ठीक है, और ऑपरेशन प्यास की मतलब शुद्ध पानी की बात करता है कि पैकेट में जो बोतल में पानी आ रहा था वो भी खराब आ रहा था, जब उसकी क्वालिटी मापा गया। द हिंदू का आर्टिकल भी था। ठीक है, इस तरह से चीज़ें थोड़ा याद रहेंगे, इसलिए मैं प्रैक्टिस आपको भी करवा रहा हूँ कि मेरी भी प्रैक्टिस साथ में हो जाएगी, कि जो चीज़ें मुझसे गलत हो रही मैं उसको रिकनेक्ट उसको कर लूँगा। जैकोबिन कोयला के संबंध में कथन पर विचार किए। इसके आने के समय के कारण इसे मानसून की बारिश का अग्रदूत कहा जाता है। देखो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैकोबिन कोयल है, सॉरी, हाँ ये एकदम सही बात है कि जब ये आता है तो मानसून के आने की चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, यह केवल भारतीय महाद्वीप में ही पाया जाता है। ये थोड़ा ऑप्शन गलत है यार, ये तो मतलब ऐसा तो लग नहीं रहा। हाँ ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, एक्यूरेट है कि ये उपमहाद्वीप में, ये तो हर जगह पाया जा सकता है। ठीक है, ये कोई उसमें अफ्रीका में पाया जाता है, देखो ध्यान सुनो समझो, अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है, श्रीलंका म्यांमार में पाया जाता है। तो ये पर्टिकुलर किसी एक डायमेंशन के लिए नहीं है। ठीक है, चलो ओके बात। 45 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन बोलता है स्वाधार योजना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाधार योजना क्या बोलती है, यह कठिन परिस्थिति में महिलाओं के आश्रय, भोजन और कपड़े और सुविधा के बारे में काम करता है। एकदम सही क्वेश्चन, एकदम सही ऑप्शन नंबर 1। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ये भी थोड़ा सोचने वाला, हाँ ये भी सही है, क्योंकि महिलाएं इसमें इंक्लूड है और बच्चे भी इंक्लूड हैं। इसमें क्या एक्चुअली मैटर क्या था कि मतलब ये इसमें जो महिलाएं जैसे जेल से जो छूट के आती है, या फिर जिनका कोई सहारा नहीं है, जो बेसहारा है, घर इनके पास नहीं, कुछ भी नहीं है, तो सरकार उसको थोड़ा बहुत मुहैया करवाती है, कंट्रोल देती है, काम करने का स्किल देती है, सिखाती है, और उनके साथ 8 साल तक उनके बच्चे भी साथ में रह सकते हैं। तो इस चीज़ से मुझे थोड़ा सा याद आ गया कि हाँ ये एकदम एक्यूरेट है। 18 वर्ष की आयु की लड़की या फिर 8 वर्ष की आयु तक के लड़कों को अपनी माता के साथ रहने की अनुमति है। तो ऑप्शन तीनों ही क्या है, एक्यूरेट। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही आंसर है। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को आप थोड़ा याद रखा करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है, 46 बोलता है स्वचालित चेहरे की प्रणाली। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक फेशियल रिकॉग्नाइज सिस्टम, जो AFRS, बहुत चर्चा में रहा है ये मुद्दा। ठीक है, साइंस एंड टेक में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा कार्यान्वित किया गया है, और अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम के घटक है। ठीक है, गुमशुदा बच्चे को खोया पोर्टल
के साथ इसे एक एक कर, हाँ ये एक्यूरेट है, एकदम सही है, दोनों ही सही है कि भैया इसको ट्रैक भी किया जा सकता है, ठीक है, अपराधी को भी ट्रैक किया जा सकता है, ये बनाया जा रहा है। शायद केरल भी इसमें, केरल ने ही इसको अप्लाई किया था कि मतलब यदि कोई अपराधी श्रेणी है तो उसकी लिस्ट बनाएंगे, जितने भी अपराध हर स्टेशन में इकट्ठा करेंगे, फिर उनकी लिस्ट बना के कंप्यूटर डाटा में रखेंगे कि यदि भविष्य में कोई ऐसा लगता है तो वो हम मैच करवा कर तुरंत उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और गुमशुदा बच्चों के लिए भी ये बनाए गए थे, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एनसीआरबी इसमें सीधे क्या है, इन्वॉल्व है। तो एनसीआरबी का गठन क्या हुआ था, ये हुआ था 1988 के एक्ट के से हुआ था। एनसीआरबी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बहुत न्यूज़ में रहा है वो, ठीक है। 47 की बात करें, 47 जिब्राल्ट जल मंडरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यार, देखो मेन बात है, जितने भी जल संधि ना इनको अपने दिमाग में जरूर, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट, मोरक्को, स्पेन, एशिया, तुर्की और रूस और जापान। तो भैया देखो ये एकदम साफ है कि ये मोरक्को और स्पेन की बात में है, ठीक है, मैंने अभी भी मोरक्को के बारे में थोड़ा सा बताया था आपको। तो मोरक्को ये अफ्रीका हो गया और ये हमारा स्पेन हो गया, इसके बीच में ये है हमारे जिब्राल्ट जल संधि, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर चीज़ें ऐसे ही होती हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ जिब्राल्ट। क्वेश्चन नंबर 48 बोल एथेंस एंथ्रेक्स के संबंध में बात करना। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्रचलित एक वायरल बीमारी जो ज़्यादातर गायों और भेड़ों में प्रभावित होती है। संक्रमित जानवरों या दूषित पशु उत्पादक के संपर्क में आने से मनुष्य भी बीमार हो सकता है, ये ऑप्शन एकदम सही है। देखो जानवरों में एक तरह की बीमारी और आ जाती है, बेलिशस जैसे मतलब खुर का मतलब पक जाना एक तरह की बीमारी है, और भी कई बीमारी है। तो ये भी आप थोड़ा सा सर्च मार लीजिए कि गायों में और भेड़ बकरियों में या भी जानवरों में होने वाली बीमारी, क्योंकि इसकी भी लिस्ट आपसे पूछ सकता है यूपीएससी, ठीक है। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन प्रेडिक्ट करता है कि आपको क्या बताना है और कैसे आपको, देखो सर्च ऑप्टिमेशन पे आप रहो हमेशा, कि आपको यदि कुछ भी देख रहे हो, क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो उसको सर्च करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। 49 लक्ष्य के संबंध में निम्न के कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य प्रसूति गृह और प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता को सुधारना, एकदम सही है। यह स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, इसे मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और जिला अस्पतालों में लागू किया जा रहा है। तो ये यार एकदम सही है, ऑप्शन दोनों मुझे सही लग रहे हैं, ठीक है, हाँ ऑप्शन सही है, क्योंकि रीज़न क्या है, देखो हेल्थ एंड मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर है इंक्लूड यहाँ पर, और जाहिर सी बात है महिलाओं की देखभाल के लिए बात कर रहा, थिएटर यानी ओटी में कैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो इन सब के बारे में वो बात कर रहा, तो एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है S-400। तो भैया S-400 हमने किससे ली है, क्या है, एंटी टैंक मिसाइल, विमान भेदी हथियार है, सटीक निर्देशित बम है, या फिर क्या है। तो भैया विमान भेदी हथियार प्रणाली है, जो हमने कहाँ से खरीदी है, रसिया से खरीदी है, हाँ भैया रसिया से खरीदी है। 400 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 250 मील लगभग, ठीक है। विभिन्न मोबाइल रडार स्टेशन और 12 लॉन्च वाहन तक जो प्रत्येक 4 मिसाइल को ले जा सकते हैं, ठीक है। भारत ने इसे $5.2 बिलियन में खरीदा है, और 5 S-400 हमने खरीदे इनसे, ठीक है। तो इस तरह की थोड़ी सी एडिशनल जानकारी रखिए। तो इस लेक्चर में इतनी चीज़ें करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने एक वीडियो बनाया और 50 हो गए हमारे दूसरे वीडियो में। यदि वो वीडियो आपने ना देखा हो तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर से कहूँगा चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारी वीडियो आपको मिलने वाली, बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलने वाली, जिसमें आप एडिशनल लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।